कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिजल्ट जानने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। रिजल्ट देखने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने रिजल्ट को 2 बार चेक किया। रिजल्ट देखने के बाद मैं तो बहुत खुश थी, साथ में मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। आपकी सफलता में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? मेरी क्लास 10 की जर्नी के दौरान मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स और स्पेशली मेरी मम्मा और मेरे बड़े भाई थे। मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स की खुशी और मेरे टीचर्स को प्राउड फील करवाना था। आपकी ऐसी 3 क्वालिटीज जिनकी वजह से आपको ये सफलता मिली? सर, मेरा मानना ये है कि सभी स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी 3 क्वालिटीज थी जिन्होंने मुझे टॉपर बनाया। पहली, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। अगर कोई भी स्टूडेंट इन 3 क्वालिटीज को डेवलप कर सकता है तो अपने गोल को अचीव कर सकता है। एग्जाम से 2 महीने पहले आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मेरे स्कूल का टाइमिंग 10:30 to 4 PM है, इसलिए मैं सुबह 6 बजे उठती थी, 2 घंटे पिछले दिन का सिलेबस रिवाइज करती थी और फिर स्कूल के लिए निकल जाती थी। स्कूल से आने के बाद मैं 1 घंटे रेस्ट करती थी और फिर स्कूल में जो भी कुछ भी पढ़ाया गया उसे रिवाइज करती थी, होमवर्क कंप्लीट करती थी। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। पूरे साल भर मेरा लगभग यही रूटीन रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी को लेकर आपकी अप्रोच क्या रही? हर स्टूडेंट की डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। मेरी जो अप्रोच थी, मैथमेटिक्स के लिए मैंने सबसे पहले NCERT सॉल्व की और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए। सोशल साइंस जो कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके लिए मैंने अपने नोट्स को रिवाइज किया। साइंस, जिसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों की जरूरत होती है, मैंने उसमें पहले अपने कंसेप्चुअल चीजें क्लियर की, उसके बाद प्रैक्टिस की। आपके लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से थे और आपने इन्हें कैसे टैकल किया? मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स थे साइंस और सोशल साइंस। ये दोनों सब्जेक्ट काफी थ्योरेटिकल थे, इसलिए मैंने इनको थ्रू आउट द ईयर बहुत रिवाइज किया है और इस वजह से ये दोनों सब्जेक्ट मेरे काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट अपना चैलेंजिंग लगता है तो आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस के साथ स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपके लिए हेल्पफुल रही और आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? मैंने सबसे पहले NCERT को प्रायोरिटी दी है। मैंने अपनी NCERT कंप्लीट करने के बाद कुछ रेफरेंस बुक्स भी यूज की थी। उनमें से एक थी शिवलाल की गाइड और परीक्षा अध्ययन। मैंने ये बुक यूज की क्योंकि मुझे इनकी लैंग्वेज इजीली समझ आ जाती थी। आप भी अपने अकॉर्डिंग आपको जिन बुक्स की लैंग्वेज इजीली समझ आ जाए आप यूज कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग लिखकर प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है? राइटिंग स्किल एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बोर्ड एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता है, इसलिए वो आपकी राइटिंग स्किल के बेसिस पर ही आपको जज करेगा। जिन बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं उसका मेन फैक्टर यही है कि वो साल भर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप साल भर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर नहीं छूटेगा और आप अपने एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्टडीज या रिवीजन कितने लाभदायक हैं? ऑनलाइन स्टडी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये आपका काफी टाइम बचाता है, ट्रैवलिंग का टाइम बचाता है। अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस्ड है और डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म्स के साथ अपना रिवीजन, अपना सिलेबस काफी अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपका सिलेबस कब पूरा हुआ था और उसके बाद आपका रिवीजन पैटर्न क्या रहा? मेरा सिलेबस अराउंड दिसंबर कंप्लीट हो गया था और मेरे पास रिवीजन के लिए 2 मंथ्स बचे थे। मैंने उस टाइम पर जो मेरे चैप्टर्स वीक थे मैंने उन पर ज्यादा फोकस किया और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उनको बार बार रिवाइज किया जिससे वो मुझे अच्छे से याद हो जाए। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर्स को कब और कैसे सॉल्व करें? जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसे टाइमर के साथ सॉल्व करें जिससे आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगी। सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ में काफी डिस्ट्रैक्शन है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है फोन। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस्ड है तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है या फिर आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी फोन यूज करने की लिमिट लगाएं और आप उसी टाइम पर फोन यूज करें ताकि वो आपकी स्टडी को इफेक्ट ना कर पाए। एग्जाम से जस्ट पहले कैसे रिवीजन करें ताकि सारी इंफॉर्मेशन याद रहे? आप जिस भी सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं आप उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वीक चैप्टर्स रिवाइज करें और उसके बाद आपको जो भी आपकी इजी चैप्टर्स है आप उनका रिवीजन करें और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर जरूर देना है जिससे आपको अपने पेपर अटेम्प्ट करने का अप्रोच मालूम हो सके। यदि एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन नहीं याद आ रहा हो तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे लास्ट के लिए छोड़ दें। उसकी वजह से आप अपना पूरा पेपर डिस्टर्ब मत करिए। लास्ट में पेपर होने के बाद जब आपका टाइम बचता है तो आप उसे 2-3 बार पढ़िए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको उससे रिलेटेड क्या याद आ रहा है। अगर आपको आंसर याद आ जाता है तो ठीक है, वरना आप उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको जितनी भी याद आ रही है आप उसे लिख सकते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स और एस्पिरेशन क्या है?
मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्लास 11 में बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया है। मैं 2 साल इतनी मेहनत करना चाहती हूँ कि मुझे कोई एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और मैं अपना एमबीबीएस कर सकूँ। मुझे अपना स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी में करना है और कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। आप करंट बोर्ड स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो भी जूनियर्स और सीनियर्स इस साल क्लास 10th और 12th में है, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो अपने क्लास टीचर्स को अच्छे से सुने, क्योंकि वो आपको कोई भी गलत एडवाइस नहीं देंगे और वो भी चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करें। इसलिए मुझे लगता है कि रिवीजन और कंसिस्टेंसी बहुत ही मेजर फैक्टर है जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस साल जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ।